बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 फाइलम करने वाले नॉन कॉर्डेटा के और उसे अपन कंप्लीट करने वाले। देखो अभी तक अपन कौन कौन से कर चुके हैं। पोरीफेरा हो चुका है, सिलेंटेरेटा हो चुका है, टीनोफोरा हो चुका है, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, यहां तक हो चुका है। आज की वीडियो में अपन लास्ट 3 नॉन कॉर्डेटा के जो फाइलम होते हैं कौन कौन से, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं मोलस्का से। सबसे पहले अपन लेते हैं कि मोलस्का को मोलस्का क्यों कहते हैं। तो देखो एक वर्ड होता है मोलस्कस, इसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो इन जो ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सॉफ्ट बॉडी के होते हैं और इसी वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया है, मोलस्का नाम दिया गया है। सेकेंड पॉइंट जो अपन को याद रखना है वो है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा था, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, मोलस्का होगा। नेक्स्ट है हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। एक्वेटिक में फ्रेश और मरीन वाटर दोनों होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अपन को 6 पॉइंट लिखने होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले ये बताना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दूसरा, सिमेट्री कौन सी है इसमें, बाइलेटरल। तीसरा, कितनी जर्म लेयर है। तो इनमें 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इसलिए कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, इसका मतलब यू सिलोमेट है। और वो ट्रू सिलोम कौन सी होती है, साइजो या इंट्रो। तो इनमें साइजो सिलोमेट होती है, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। देखो एनेलिडा में अपन सेगमेंटेड लिखते हैं, आर्थ्रोपोडा में अपन सेगमेंटेड लिखते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आगे सब में सेगमेंटेड ही होगी, तो मोलस्का में सेगमेंटेड नहीं होती, ठीक है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, यही वजह ये नॉन कॉर्डेटा के मेंबर है। अब बात आती है बॉडी स्ट्रक्चर की। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3 पार्ट इसमें देखे जा सकते हैं। ऐसे डिवाइडेड नहीं है, सेगमेंट नहीं है, पर 3 पार्ट को अपन समझ सकते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, हेड रीजन, और नीचे क्या होता है, मस्कुलर फिट, और इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, विसरल हम्प होता है, ठीक है। तो 3 पोर्शन होते हैं, हेड, मस्कुलर फिट और विसरल हम्प। हेड जो होता है उसमें माउथ होंगे और सेंसरी ऑर्गन होंगे। वो सेंसरी ऑर्गन टेंटकल्स भी हो सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन आई जैसे कि इसमें देखने को मिल रही है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन और माउथ कहां होते हैं, हेड में होते हैं। मस्कुलर फुट जो होते हैं इनमें क्या होता है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात आती है विसरल हम्प। जो बीच का पोर्शन होता है उसे कहते हैं विसरल हम्प। और इसे विसरल हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो विसरल ऑर्गन है, मतलब जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन, हार्ट, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, ये विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। और ये सारे ऑर्गन इसी बीच वाले पोर्शन में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसरल हम्प। इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है। इस लेयर को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। और ये विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक गैप भी होगा, कैविटी होगी, उसे क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी कहेंगे, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। कोई तकलीफ नहीं, ये इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इसका मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा, 2 अलग ओपनिंग होगी। ट्यूब इन ट्यूब भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि इसके माउथ में, इन ऑर्गेनिज्म के माउथ में फाइल लाइक, फाइल मतलब आरी होती है ना, वैसे मतलब ऐसे जिगजैग ऐसे ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं रेड्यूला। और ये एक फीडिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, फीडिंग ऑर्गन है। तो रेड्यूला अगर आपको पूछा जाए कि किनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रेड्यूला होता है तो वो किसमें होता है, मोलस्का में। तो रेड्यूला का प्रेजेंस याद रखना, ये किसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ, मोलस्का का हुआ। फिर बात आती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में देखो मेंटल कैविटी, अभी अपन ने क्या बोला, विसरल हम्प होता है और विसरल हम्प के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल और हम्प के बीच में गैप होता है, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। वहां पर फेदर लाइक गिल्स होते हैं। फेदर लाइक अपन फेदर बना सकते हैं, ऐसे गिल्स होते हैं, ठीक है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। और इन्हें टीनिडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनिडिया। और ये फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन तो करते ही हैं, साथ में एक्सक्रिएटरी फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। अब देखो गिल्स है तो इसका मतलब ये किस में होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे। लेकिन मोलस्का तो टेरेस्ट्रियल भी होता है, हालांकि अपन की बुक में यही लिखा हुआ है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में पल्मोनरी सैक या लंग्स समझ सकते हैं, ठीक है, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बात आती है एक्सक्रिएशन की।
तो अपनी बुक एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है कि ये गिल्स ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर भी अपन ने वापस लिख दिया कि ये टीनिडिया, ये गिल्स, यही क्या कर रहे हैं, एक्सक्रिएशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ और बुक आप रेफर करोगे तो उसमें ऑर्गन ऑफ बोजांस और कैबर्स ऑर्गन ये भी नाम लिए जाते हैं, किसमें, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में। तो नाम आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जितने भी सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का में जनरली कौन सा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन सिफेलोपोड्स में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनके ब्लड में कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जैसे अपने हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, वैसे इनके जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कॉपर होता है उसका नाम क्या होता है, हीमोसाइनिन। और इसकी वजह से इनका ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटन की। तो देखो अपने विसरल हम्प देखा, विसरल हम्प के ऊपर एक कवरिंग होगी मेंटल। वो मेंटल जो है एक सेल सिक्रेट कर सकता है। ये सेल कौन सिक्रेट करेगा, मेंटल करेगा। और कैसा सेल होगा, कैल्केरियस सेल। यही इनका स्केलेटन है। लेकिन ये कहां पर है, ये अंदर हो सकता है जैसा कि सीपिया में होता है, बाहर हो सकता है जैसा कि पाइला में, अपनी बुक में फोटो भी दे रखी है उसकी, और एब्सेंट भी हो सकता है जैसा कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कोई सेल नहीं है, देखो यहां पर, देखो आप देख पा रहे होंगे कोई यहां पर सेल नहीं है। तो मेंटल के ऊपर एक सिक्रेशन सिक्रेट होता है और वो मेंटल खुद करता है, और कैसा होता है, कैल्केरियस सेल का होता है, और उसको क्या कहेंगे अपन, स्केलेटन। और ये सेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और होती है तो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। तो अंदर तो होती है सीपिया में, बाहर होती है पाइला में, और एब्सेंट होती है किसमें, ऑक्टोपस में। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ 3 पेयर गैंग्लिया होते हैं, बाकी वही नर्व कोड का तो 2 होते हैं नर्व कोड, सॉलिड होते हैं और वेंट्रल साइड में होते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन, इनमें टेंटाकल्स होते हैं, अपनी बुक में लिखा हुआ है। आई होते हैं, ऑक्टोपस में दिख रही है। स्टेटोसिस्ट मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन। एक और आप एक्स्ट्रा नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, ऑस्फ्रेडियम जो कि कीमो रिसेप्टर है, सीआर मतलब कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। और ये वाटर के केमिकल नेचर को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है ये ऑर्गेनिज्म में जनरली कैसे होते हैं, डायोसियस। इसका मतलब कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं सेक्स सेपरेटेड होते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। मोस्टली ओवीपेरस होते हैं और विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अपनी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि ओवीपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको पता ही है, आपको नाम और कॉमन नेम दोनों याद रखने हैं। तो पाइला जिसे एप्पल स्नेल कहते हैं, ठीक है। पिंक टाडा जो पर्ल ऑयस्टर होता है, जो कि क्या बनाता है, पर्ल बनाता है, मोती बनाता है, ठीक है। सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं। लोलिगो स्क्विड, ठीक है। ऑक्टोपस जो ये बनाया हुआ है डेविल फिश कहलाता है, ठीक है। एप्लाइसिया सी हेयर कहते हैं इसको। डेंटेलियम टस्क सेल, और एक चिटॉन और है, ठीक है। तो ये आप नाम याद कर ले। और ये अपना किसका डिस्क्रिप्शन था, मोलस्का का। देखो आपको एकदम सिंपल रखना है, हमेशा मैं बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूं। आप ये वाले सारे करेक्टर याद कर लेंगे, काफी है, एग्जाम्पल भी है और चैप्टर काफी बड़ा है, तो एकदम सिंपल। और वही पॉइंट आप बार बार एक ही तरीके से लिखेंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइलम लेते हैं जो कि है इकाइनोडर्मेटा। अब ये नाम क्यों पड़ा, तो देखो इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब होता है कवरिंग। इनकी स्किन या इनकी बाहर वाली कवरिंग को अगर अपन टच करें तो ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म का एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्केरियस ओसिलस का बना होता है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से स्किन बाहर से कैसे लगती है, स्पाइनी लगती है, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हैबिटेट की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं, मरीन वाटर में होते हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ एक ऐसा और फाइलम पढ़ा है, टीनोफोरा, उसके भी सारे मेंबर कैसे थे, मरीन वाटर में थे, और इसके भी सारे मेंबर कैसे, मरीन वाटर में, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। यहां पर सिमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्री का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेडियल बाइलेटरल दोनों है। अब ये क्या बोला है, तो रेडियल तो होती है इनमें एडल्ट स्टेज में, लार्वा स्टेज में कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल होती है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म तीनों होती है।
यूसिलोमेट होते हैं, लेकिन पहली बार अभी तक जो भी यूसिलोमेट थे वो साइजोसिलोमेट थे। ये कैसे होते हैं? एंटेरोसिलोमेट होते हैं। ठीक है। सेगमेंटेशन इनमें भी एब्सेंट होता है, नॉन कॉर्ड नोटोकॉर्ड इनमें भी एब्सेंट होती है, यही वजह इन्हें नॉन कॉर्ड डेटा कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं इनके एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जो कि है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। लगभग ऐसा एक नाम पहले भी आया था पोरीफेरा में, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और ये कौन सा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये सिस्टम जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर से वाटर का अंदर एंटर करता है, फिर इन सारे पाथ में ट्रेवल करता है जिसे रिंग कैनाल कहते हैं, और फिर इन आर्म के अंदर जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल। और इन रेडियल कैनाल पे ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको क्या कहते हैं? ट्यूब फिट। तो आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है। या इस पोर से अंदर आएगी चीजें, फिर रिंग कैनाल में जाएगी, फिर रेडियल कैनाल में, फिर ट्यूब फिट में जाएगी। ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या काम करवाता है? तो देखो लोकोमोशन करवाता है। ठीक है। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। ये क्यों लिखा भाई? रिप्रोडक्शन में नहीं करता तो नहीं करता। देखो वाटर कैनाल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं। दोनों में कॉमन चीजें देखते हैं। देखो दोनों ही फूड के ट्रांसपोर्ट और कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, दोनों रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दोनों एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, दोनों सर्कुलेशन का भी काम करते हैं, लेकिन वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, जबकि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। वो जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करता है, लेकिन ये नहीं करता। तो लोकोमोशन होना इसका यूनिक फीचर है जो उसमें नहीं प्रेजेंट है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना उसका यूनिक फीचर है जो इसमें नहीं है। बाकी को दोनों सेम है। ठीक है। और स्पेशली याद रखें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ट्यूब फिट जो होते हैं इसीलिए इनको ट्यूब फिट कहते हैं। ठीक है। अब आगे लेते हैं एक एक करके, बाकी के पॉइंट देखते हैं। एकदम सिंपल सा, ज्यादा आप मतलब क्लमजी करें ही ना। ठीक है। डाइजेशन, देखो डाइजेशन, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसका मतलब माउथ और एनस दोनों होंगे, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी वजह से इनका बॉडी प्लान क्या होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब कह सकते हैं। लेकिन इनमें माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है। मतलब ये अगर ऑर्गेनिज्म है तो माउथ का होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या होगा? एनस होगा। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखें। ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किससे होगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। अभी अपन ने देखा ट्यूब फिट जो होते हैं, इन ट्यूब फिट की जो ये वॉल है ये बहुत ज्यादा थिन होती है और गिल्स की तरह काम करती है, और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सक्रिएशन, इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है एक्सक्रिएशन के लिए। जो एक्सक्रिएशन होगा वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होगा। वाटर वीएस का मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होगा। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इनका कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्केलेटन, कैल्केरियस एंडोस्केलेटन अभी यहां पर लिखा था, जिसकी वजह से स्पाइनी इनकी स्किन लगती है। ठीक है। नर्वस सिस्टम सिंपल होता है। ठीक है। थोड़ा रिड्यूस होता है, जिसमें अपने सेंट्रल रिंग होती है, रेडियल नर्व होती है, हेड नहीं होंगे इनमें, और ब्रेन भी नहीं होता है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन इनमें क्या होता है? स्टेटोसिस्ट। क्या होता है? स्टेटोसिस्ट। ठीक है। और स्टेटोसिस्ट क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, सारे मेंबर यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है। एग्जाम्पल तो दो तीन एग्जाम्पल है अपनी बुक में, अच्छे से याद रखने। पहला है एस्टीरियाज, जिसे स्टार फिश कहते हैं अपन। ठीक है। इकाइनस, जिसे सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, और ओफियूरा जो कि क्या है? ब्रिटल स्टार। इन दोनों का लगभग एक जैसा दिखता है, लेकिन इसकी आम थोड़ी सी थिन सी होती है। ठीक है। तो ये अपने किसके? इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इकाइनोडर्मेटा में जो याद रखना है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस। ये सबसे हाईलाइट वाला पॉइंट है। और एक याद रखना, इनमें माउथ वेंट्रल साइड में और एनस डॉर्सल साइड में होता है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही लगभग सारे परफॉर्म कर देता है फंक्शन। लोकोमोशन हो गया,
फूड कैप्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन नॉन कॉर्डेटा का सबसे लास्ट फाइलम करते हैं और आज का वीडियो भी एंड करते हैं, जो कि क्या है, हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हेमिकॉर्डेटा। देखो नाम से ऐसा लग रहा है हेमिकॉर्डेटा मतलब आधा कॉर्डेटा होगा, तो ये क्या बात है इसको समझते हैं। पहली तो ये चीज याद रखनी है, इसे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक समझते हैं। इसके अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इसे अर्लियर किसमें पुट किया गया था, कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम के फॉर्म में पुट किया गया था। बाद में पता चला कि इसे अलग सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए, अलग से एक फाइलम का नाम दिया हेमिकॉर्डेटा और उसमें रखा गया। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुई, तो देखो ये कंफ्यूजन इसलिए हुई कि इन ऑर्गेनिज्म में देखो एक स्ट्रक्चर होता है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जिसे कहेंगे स्टोमोकोड। और ये स्टोमोकोड जो होता है इसको पहले नोटोकोड समझ लिया गया, और नोटोकोड समझ लिया गया तो इसे नाम दे दिया गया कि भाई ये तो कॉर्डेटा का मेंबर है। और ये स्टोमोकोड इनकी बॉडी के हाफ पार्ट में होती है, तो कह दिया कि भाई ये हेमिकॉर्डेटा है। लेकिन बाद में पता चला कि स्टोमोकोड और नोटोकोड में फर्क होता है। और क्या फर्क होता है, नोटोकोड जब आएगी अपन कॉर्डेटा में जब डिस्कस करेंगे तो नोटोकोड मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, जबकि स्टोमोकोड जो है वो एंडोडर्मल है ओरिजिन में, इसका मतलब वो नोटोकोड नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसे किस में पुट करते हैं, नॉन कॉर्डेटा के अंदर और एक फाइलम के फॉर्म में। पहले ये एक सब फाइलम था कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, हैबिटेट, इनके सारे मेंबर मरीन होते हैं, और ये फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मेंबर मरीन वाटर में। तो पूरे नॉन कॉर्डेटा में 3 फाइलम ऐसे आए, टीनोफोरा सी से, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा और एच का मतलब हेमिकॉर्डेटा। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इनमें क्या होता है, मरीन वाटर होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वही अपन को 6 पॉइंट लिखने। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, और ये भी कैसे होते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं। सेगमेंटेशन इनमें भी एब्सेंट होता है, नोटोकोड एब्सेंट होती है, यही वजह है कि इन्हें क्या कहा जाता है, किसके अंदर रखा गया, नॉन कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो देखो इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, वॉर्म लाइक होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसके बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये प्रोबोसिस, ये पार्ट कॉलर, और ये पूरा नीचे वाला पार्ट क्या है, ट्रंक है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक, कुछ नई एनसीईआरटी बुक में ये कॉलर यहां पर भी लेबल कर रखा है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में कॉलर यही है, और ज्यादातर बुक में भी कॉलर यही लेबल कर रखा है, तो मैंने भी यही किया। तो ये प्रोबोसिस, ये पार्ट कॉलर, और ये बाकी पूरा पार्ट क्या है, ट्रंक है। ठीक है, अब इसके कॉलर वाले रीजन में एक नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर था, और उस नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया, स्टोमोकोड। और ये कहां पर प्रेजेंट है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, ये याद रखना है। और ये स्टोमोकोड है, और ये इसी की प्रेजेंस की वजह से इन्हें पहले कॉर्डेटा में रखा गया, क्या कि भाई ये भी नॉन नोटोकोड ही है। लेकिन बाद में पता चला कि स्टोमोकोड जो होता है वो तो एंडोडर्मल है ओरिजिन में, जबकि नोटोकोड कैसी होती है, मीजोडर्मल। इसीलिए अब इसे किसमें पुट किया जाता है, नॉन कॉर्डेटा। ये बहुत ही हाईलाइट पॉइंट है, अब याद रखना हेमिकॉर्डेटा का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उन्हें पहले कॉर्डेटा में पुट कर दिया गया था, स्टोमोकोड। तो अब वापस नॉन कॉर्डेटा में क्यों पुट किया गया, क्योंकि ये नोटोकोड नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एंडोडर्मल है ओरिजिन में, जबकि नोटोकोड कैसी होती है, मीजोडर्मल। फिर बात करते हैं वही अपने रेगुलर पॉइंट के, पहले डाइजेशन कंप्लीट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल्स से होता है इनमें। ठीक है, सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रिएशन, ये फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट करें, इसको अंडरलाइन कर ले, प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है, और प्रोबोसिस का होता है यहां वाले पार्ट में। ठीक है, तो इनके टिप में अगर प्रोबोसिस ग्लैंड है, एक्सक्रिएटरी ग्लैंड है, तो इनका माउथ कहां होगा, इनका माउथ होता है कॉलर रीजन में। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक्सक्रिएटरी ग्लैंड वो ऑर्गन होता है, और एनस होता है यहाँ टिप पे। तो दोनों ही तरफ कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल जैसा हो गया, यहाँ पर तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, यहाँ डाइजेशन का जो वो अनडाइजेस्टेड चीज होगी वो यहां से निकलेगी। माउथ इनके बीच में होता है, कॉलर रीजन में होता है। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, जो कहां होते हैं, प्रोबोसिस पे होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, इनका 2 नर्व कोड होते हैं, एक वेंट्रल मिड रीजन में होता है, एक डॉर्सल मिड रीजन में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी चीज, हालांकि अपनी बुक में दे नहीं रखा ये। ठीक है,
स्केलेटन, इनमें कोई एक्सो या एंडो स्केलेटन नहीं होता, इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वही स्केलेटन का काम करवाता है। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के सारे पॉइंट अपने इकाइनोडर्मेटा जैसे ही है। सेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सेक्सेस सेपरेट होंगे, डायोसिस कह लो आप। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई तकलीफ नहीं। दो मेंबर अपनी बुक में दे रखे हैं, बेलेनोग्लोसस जिसका डायग्राम ये है और सेकोग्लोसस। इन दोनों को टंग वॉर्मी कहते हैं। देखो ये ग्लोसस वर्ड का मतलब भी यही है, दोनों को टंग वॉर्मी कहते हैं इनकी अपीयरेंस की वजह से। तो ये अपने था किसके बारे में, हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत सिंपल रहा कंपैरेटिवली बाकी फाइलम में, पीछे के दो फाइलम तो बहुत छोटे छोटे थे। तो इसके साथ अपने नॉन कॉर्डेटा के सारे फाइलम पूरे हो गए। अब अपन कौन सा करेंगे, कॉर्डेटा फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।